एम्पियर के परिपथी नियम का जो थर्ड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोगों में से जितने भी आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाने वाला आर्टिकल है ये। इसका नाम है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारावाही परिनालिका होती क्या है आखिरकार। अगर आप किसी कंडक्टर की कोई तांबे का तार ले लीजिए आप, जो कि एक सुचालक मटेरियल है, और उस तार को ऐसा स्प्रिंग जैसा गोल गोल बना लें आप, स्प्रिंग के जैसा, तो स्प्रिंग जैसी जो उसकी आकृति बनेगी उसको आप धारावाही परिनालिका कहते हैं। ठीक है, ऐसी एक परिनालिका बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, पर आप समझ लीजिए, इससे आपको समझाने के लिए थोड़ा सफिशिएंट हो सकती है। ये आप देखिए, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है, स्प्रिंग जैसी बनी हुई है। तो कोई भी सुचालक पदार्थ जैसे कॉपर ले लें और कॉपर के वायर को ऐसा आप गोल गोल जैसे कि स्प्रिंग जैसे आप बना लें। ये पूरा धारावाही परिनालिका नहीं है, केवल ये स्प्रिंग जो है आपके, केवल इसको हम धारावाही परिनालिका बोलते हैं, केवल इसको बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होती है परिनालिका। हमें ये जो कंडक्टिंग वायर की एक परिनालिका ऐसे स्प्रिंग जैसे बनी होगी, उसके अंदर में कितना चुंबकीय क्षेत्र है ये पता लगाना है, और उसी के लिए हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। तो परिनालिका अभी आपके दिमाग में आई क्या होगी? ठीक है, ओके, इसको याद रखिएगा आप। मैं एक परिनालिका बना भी देता हूं फिगर में, ताकि आपको आइडिया अच्छे से मिलता रहे। थोड़े से बड़े साइज की परिनालिका मैं बनाऊंगा ताकि आपको हर चीज थोड़ा अच्छे से समझाई जा सके। ये इस तरह से आप देखिए, परिनालिका की एक वायर इधर जिसको आप लपेटना स्टार्ट करेंगे और फिर स्प्रिंग जैसा बना के दूसरा सिरा उधर आ जाएगा। इन दोनों सिरों से हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और इधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम आप देख रहे हैं धारावाही परिनालिका, एक ऐसी परिनालिका जिसमें धारा भी बहनी चाहिए। अब करंट कैसे फ्लो होगी? जब आप उसको बैटरी के उसके दोनों सिरे बैटरी के दोनों टर्मिनल्स से जोड़ेंगे तो ही तो करंट बहेगी। तो इसके दोनों सिरे मैंने बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिए। हालांकि यहाँ पर हमको इसकी जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि इसमें करंट बह रही है किसी तरह से, और जब ये करंट फ्लो होती है इस पे, तो ये एक अपने भीतर इसके अंदर जो यहाँ पर अंदर की तरफ होगा, यहाँ बाहर, इधर इधर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है वही हमको कैलकुलेट करना है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये परिनालिका है, स्प्रिंग जैसी आकृति, उसके अंदर किसी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। परिनालिका की ये जो लाइन बीच में से जाएगी, बिल्कुल परिनालिका में ऐसे बहुत सारे वृत्ताकार छल्ले बने होंगे, स्प्रिंग जैसी बनी है, तो बहुत सारे जो वृत्ताकार छल्ले बने हैं, इस हर सर्कल का एक एक केंद्र होगा अपना, और अगर हम उस हर सर्कल के केंद्र को आपस में मिला दें, ऐसे मिला दें, तो ये जो लाइन हमको मिलेगी ना,
इस लाइन को हम बोलेंगे परिनालिका की अक्ष। तो परिनालिका की अक्ष किसे कहा जाएगा, आपको समझ आ गया। जितने भी उसमें वृत्ताकार छल्ले बने हुए हैं उन सभी के जो सेंटर्स हैं सबको ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन आप बना दीजिए। वो लाइन को हम परिनालिका की अक्ष बोलेंगे। अक्ष पर ही कहीं पर हम एक बिंदु ले लेंगे, मान लिया यहां पर ये बिंदु P है, और इस पॉइंट पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर हम दो लाइंस पहले नोट कर लेते हैं। माना एक धारावाही परिनालिका के परिनालिका के प्रत्येक फेरे में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहां से करंट ऐसा चलेगी तो हर छल्ले में I करंट पास होगी उसमें से। धारावाही परिनालिका में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होंगे उसके फेरे, उसमें कितने ऐसे ऐसे टर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इफेक्टिव चीज होगी वो होगी धारावाही परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं वो सबसे इफेक्टिव होगा। कैसे, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये 1 मीटर का पूरा लंबाई है और इस पे हमने ऐसे फेरे लगाए हुए, तो इस 1 मीटर की पूरी लेंथ में कितने फेरे लगे हुए हैं, एक, फिर पीछे से आके दूसरा, फिर तीसरा, फिर पीछे से आके चौथा। तो 1 मीटर लंबाई में कितने टर्न्स बने हुए हैं, 4। हम चाहें तो इन टर्न्स को अगर ऐसा और पास पास लपेट दें, ऐसा पास पास लपेट दें, तो अब उसी 1 मीटर लंबाई पे हम 6 टर्न्स भी लगा सकते हैं। और अगर हम पास पास ऐसा कर दें तो उसी 1 मीटर लंबाई पर हम 10 टर्न्स भी लगा सकते हैं। तो 1 मीटर लंबाई में जितने फेरे होंगे उसको हम एक सिंबल बना देंगे, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाएगा उसको। और ये परिनालिका में चाहे जहां परिनालिका पढ़ेंगे वहां के लिए ये सिंबल आगे से स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो स्मॉल n क्या होगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। आप जानते हैं इसे हम अंग्रेजी में लीनियर टर्न डेंसिटी भी कहते हैं। लीनियर टर्न डेंसिटी भी कह सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई कि 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं। अब हम ये मान लिया कि ये जो हमारे पास परिनालिका है, इस परिनालिका की टोटल लेंथ है L, टोटल लेंथ। माना परिनालिका की कुल लंबाई कैपिटल L तथा फेरों की कुल संख्या कैपिटल N है। अब थोड़ा सा सभी ध्यान देके समझें।
परिनालिका की कुल कितनी लंबाई है? कैपिटल एल। और टोटल कितने फेरे लगे हैं? कैपिटल एन। स्मॉल एन तो 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। अब आप मुझे बताएं कि कैपिटल एन टोटल लंबाई है और कैपिटल एन है फेरों की कुल संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि एल मीटर लंबाई में एन फेरे लगे हुए हैं। नहीं समझ में आया भाई? एल उसकी टोटल लंबाई हो गई, एन उसमें टोटल फेरे हो गए। तो एल लंबाई में कुल कितने फेरे लगे हैं? कैपिटल एन। तो एक लंबाई में कितने फेरे लगेंगे? एल लंबाई में लगे हैं एन फेरे, तो एक लंबाई में कितने फेरे लगेंगे? एन अपॉन एल। सबको समझ आ गया? और एक लंबाई में जितने फेरे लगते हैं उसी के लिए तो सिंबल बनाया गया है स्मॉल एन। तो स्मॉल एन, कैपिटल एन और कैपिटल एल, इनमें क्या रिलेशन बना बताइए? देयरफॉर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। नहीं समझ आया? एन अपॉन एल 1 मीटर लंबाई में फेरे हैं जिसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे तो ये एल हम इधर भेज देंगे, एन इंटू कैपिटल एल। यहां से एक चीज आपको और समझ लेनी है, अगर आपको परिनालिका में फेरों की कुल संख्या पता लगानी है तो आप क्या करोगे? आंसर है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का गुणा हम उसकी लंबाई से करवा देंगे। समझ में आया? तो ये है परिनालिका में फेरों की कुल संख्या अर्थात एल लंबाई में फेरे। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 2 मीटर या 1 मीटर लंबाई में फेरे कितने होंगे तो आप क्या बताएंगे? स्मॉल एन। 2 मीटर लंबाई में कितने फेरे आएंगे? 2 स्मॉल एन। 3 मीटर लंबाई में कितने फेरे बनेंगे? 3 इंटू स्मॉल एन। ये तो बड़ा आसान है। तो ये इनके बीच आपस का रिलेशन है। आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। तो कभी भी अगर आपको फेरों की कुल संख्या चाहिए तो स्मॉल एन का गुणा लंबाई से कर दीजिएगा, ठीक है? आप फेरों के कुल नंबर पता लग जाया करेगा। तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया। इसके बाद इस पे करंट क्योंकि आई फ्लो हो रही है और इसकी अक्ष पर एक बिंदु हमने P माना है, यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। तो उसके आगे लिख देते हैं माना परिनालिका की अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है? अगर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? याद है आपको? सबसे पहले बिंदु P से होकर जाने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले परिनालिका के अंदर जहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये फिगर बड़ा अच्छा बना हुआ है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है लेकिन आप देख सकते हैं। ये पूरी परिनालिका है, इसमें एक तरफ ये ऐसा ला करके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, देखो प्लस लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। और ये वाली लाइन देखो लंबी भी बनाई गई है ताकि पता चले ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का क्या है? माइनस। ये माइनस किससे? दूसरा सिरा जुड़ा, तो धारा बह रही है इस पे। ये जो तार मैं पकड़ रहा हूं बार बार, ये चीज ये क्या है बता सकते हैं? अक्ष। अक्ष पर ही यहां पर कहीं एक बिंदु होगा, उसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। उससे भी पहले हम ये पता लगाना चाहेंगे कि परिनालिका के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नहीं तो आप B और थीटा की सिमेट्री कैसे चेक करोगे?
थीटा क्या होता है? बी और डीएल के बीच का कोण। अगर हमने एम्पीरियन लूप बना भी दिया तो आप बी, अगर बी की दिशा नहीं मालूम होगी तो बी और डीएल के बीच का कोण कैसे नापोगे, कैसे पता लगाओगे? इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि परिनालिका के भीतर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझिएगा जरा, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। ये अगर एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप है और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, समझ रहे हैं आप? अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, किस डायरेक्शन पे बनेगा? उसके लिए हमने ऐसा थंब को करंट की डायरेक्शन पे कर दिया और सेंटर पे फिंगर्स को ले जाके ऐसा फोल्ड कर दिया। किधर की तरफ सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है? इस दिशा में। तो जब इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया, मतलब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र मान सकते हैं। ये करंट है और सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी आप जानते हो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ऐसा कहां तक चला जाएगा? आंसर है कहां तक नहीं चला जाएगा, क्योंकि जब ऐसे करंट फ्लो होती है तो ये कौन सी डायरेक्शन पे करंट आपको दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। और ऐसे अगर हम करके आपको दिखाएं ऐसे आ जाएगी तो ये कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। यहां पर कौन सा बना? साउथ पोल। इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर के प्रवेश हो जाती हैं। ये आपको कई बार हमने बताया है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सेंटर पर, सेंटर पर ऐसा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब निकलेगा तो आगे इसका क्या होगा? क्या ये ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड सीधा इंफिनिटी तक चला जाएगा? आंसर इज नो, सीधा इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा ये? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है नॉर्थ पोल से बाहर आना और साउथ पोल पे एंटर कर जाना, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेंटर पर थोड़ी दूर तक ऐसा सीधा चलेगा और सीधा चलने के बाद ही क्या करेगा? ऐसे थोड़ी दूर तक सीधा चला, सीधा चलने के बाद ये फिर ऐसा फोल्ड हो जाएगा और इधर से आके यहां पर ऐसा प्रवेश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कौन सा पोल बना हुआ है? नॉर्थ। और इधर कौन सा बना हुआ है? तो नॉर्थ से ये बाहर निकलेगा और साउथ पे जाके ऐसा एंटर कर जाएगा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होता है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बहुत दूर तक सीधा नहीं रहेगा, ये थोड़ी दूर तक ऐसा सीधा जाएगा और आगे थोड़ी दूर चलेगा, फिर ऐसा फोल्ड होके आएगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जो ऐसे जाएगा और इधर से ऐसा फोल्ड होके आ जाएगा। कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर से जाएगा, ऐसा फोल्ड होके आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत सरल सी चीज है। आपको याद होगा जब ये करंट ऐसे फ्लो होती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अब अगर हमने ये वृत्ताकार बना दिया है और इस पे हमने करंट को फ्लो करवा दिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमने करंट को फ्लो करवा दिया है। इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? आप केवल इतने से कंडक्टर को देखिए, बस भूल जाइए इसको। आप केवल इतने से कंडक्टर को देखिए। ऐसा हम हाथ करेंगे, ऐसा मोड़ देंगे यहां पर अंदर जाते हुए, और करंट के डायरेक्शन पे हाथ करके ऐसा करेंगे तो यहां पर बाहर आते हुए। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बनेगा, यहां से ऐसा बाहर आते हुए, यहां से ऐसे अंदर जाते हुए। यहां पर जो करंट होगी इस डायरेक्शन पे, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। यहां पर जो करंट ऐसे होगी उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। यहां जो करंट है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। देखो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा बनता है? सर्कुलर बनता है। और इस पे भी हमको दिखाई दे रहा है, अगर ये करंट लेते हैं तो
ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर थोड़ी दूर तक सीधा चलेगा और इसके बाद मुड़ करके ऐसा फिर यहां प्रवेश कर जाएगा, फिर थोड़ी दूर तक सीधा रहेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये वाली करंट की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सीधा आएगा, ऐसा फोल्ड होके आ जाएगा। इस वाली करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी दूर तक सीधा चलेगा और ऐसा फोल्ड होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट ही है हर बार उसे नॉर्थ पोल से बाहर निकलना है और जाकर के साउथ पोल पे एंटर कर जाना है उसको। तो ये अगर कॉइल है ना, तो इसके सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा सीधा निकलेगा और अनंत तक ऐसा सीधा चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी दूर तक ऐसा सीधा चलेगा, बाई चांस एक सर्कल की वजह से वो 1 मिलीमीटर तक केवल सीधा जाता है बस। तो 1 मिलीमीटर के बाद उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, वो फिर से टर्न होगा और टर्न होके फिर साउथ पोल पे एंटर कर जाएगा। इधर वाला भी सेंटर पर 1 मिलीमीटर तक सीधा रहेगा और सीधा होके ऐसा फिर ऐसे टर्न होके आ जाएगा। ये हालात आते हैं। कोई भी करंट होगी उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सीधा बनता है। अब क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी चालाकी कर दी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चालाकी ये कर दी, एक सर्कल जब हम बनाते हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी देर तक सीधा रहता है, 1 मिलीमीटर तक केवल, और उसके बाद उसको क्या करना है, फिर से टर्न होके ऐसा पीछे से साउथ पोल पे एंटर करना है। समझ आ गया आपको? अब एक हमने सर्कल ऐसा बनाया, उसके सेंटर पर 1 मिलीमीटर तक ये सीधा रहेगा। जैसे ही 1 मिलीमीटर पार होगा इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मुड़ना शुरू कर देगा। ये अगर ऊपर वाली करंट से है तो ऊपर मुड़ना शुरू कर देगा, नीचे वाली करंट से बना है तो नीचे मुड़ना शुरू कर देगा। हमने क्या कर दिया, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस आने से पहले ही एक अगला छल्ला बना दिया। वो वाला छल्ला भी इसको क्या करेगा, सर्कल क्या करेगा, फिर 1 मिलीमीटर तक सीधा रखेगा। तो अब कितने मिलीमीटर तक सीधा हो गया, 2 मिलीमीटर तक। एक्चुअली अगर वो सेकंड सर्कल आप ना लगाते, देन आफ्टर 1 मिलीमीटर इट विल टर्न, ये मुड़ ही जाएगा, आप रोक नहीं सकोगे उसको। लेकिन हमने क्या चालाकी कर दी, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस आप आए उससे पहले सेकंड सर्कल यहां लगा दिया हमने। सेकंड सर्कल लगा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सीधा 1 मिलीमीटर तक जाना चाहता था और जैसे मुड़ने की कोशिश की अगला सर्कल आ गया, उसने फिर से अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कितना कर दिया, 1 मिलीमीटर तक फिर सीधा पहुंचा दिया आगे। अब 2 मिलीमीटर सीधा हो गया, लेकिन 2 मिलीमीटर के बाद मुड़ेगा ही वो। फिर हमने एक और चालाकी कर दी, एक और छल्ला लगा दिया इस पे, एक और सर्कल लगा देंगे, वो फिर से अपने सेंटर पर इसको क्या करेगा, 1 मिलीमीटर तक सीधा कर देगा। तो कितने सर्कल बना दिए, 3। कितने मिलीमीटर मैग्नेटिक फील्ड सीधा हो गया, 3 मिलीमीटर। इसका मतलब जितने सर्कल आप आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे, उतनी दूर तक ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैसा बनता चला जाएगा, सीधा। ऐसा कर करके हमने 1000 सर्कल लगा दिए, 1,00,000 सर्कल लगा दिए। तो 1000 मिलीमीटर तक मैग्नेटिक फील्ड बीच में कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। लेकिन 1000 मिलीमीटर के बाद जब वो ऐसा बाहर निकलेगा ना, वो मानेगा नहीं, वो फिर ऐसा मुड़ेगा और मुड़ करके साउथ पोल से फिर एंटर करेगा। तो ये हम कर सकते हैं। ऐसा करके हमने क्या कर लिया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने काफी दूर तक ऐसा स्ट्रेट बना लिया। यही चीज सोलेनॉइड में होती है। सोलेनॉइड में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके बहुत सारे फेरे लगा दिए हमने, और हर फेरा अपने सेंटर पर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को सीधा कर देता है। इसलिए सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उसकी अक्ष पर, अब आप बता सकते हैं कैसा बनेगा। इसने मैग्नेटिक फील्ड को सीधा किया थोड़ी दूर तक, फिर यहां तक पहुंचा, यहां से मुड़ने ही वाला था कि इसने क्या कर दिया, सीधा कर दिया यहां तक। फिर ये मुड़ने ही वाला था, अगले सर्कल ने सीधा कर दिया। इस तरह से
जितनी देर आप सोलेनॉइड के भीतर रहेंगे उतनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही चला जाएगा, वो मुड़ नहीं पाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सीधा ही चला जाता है, ये मुड़ ही नहीं पाता। और जब ये सोलेनॉइड को पार करता है फिर क्या करेगा? क्या अब ये सीधा ही चला जाएगा? नहीं जाएगा, ये ऐसा पीछे से आकर के यहां से और फिर साउथ पोल पे ऐसा एंटर कर जाएगा। लेकिन जितनी देर तक परिनालिका के भीतर रहेगा उतनी देर तक ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बना लिया हमने। नहीं समझ में बात आ रही है आपको? क्यों भाई, ये चीज आ गई सबको समझ में? ओके, ऐसे ही बहुत सारी बल रेखाएं हम इस पे बना सकते हैं। ये ऐसे आके नीचे से और यहां से ऐसा प्रवेश कर जाएगी। ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं आप चुंबकीय बल रेखाएं जिन्हें कहते हैं बना सकते हैं, और सब की डायरेक्शन इस तरह से अक्ष के समांतर। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी परिनालिका के भीतर सब वो अक्ष के समांतर रहेंगी। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या आपको ये वाली बात, ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया कि परिनालिका के भीतर अगर ये हमने बनाया है ऐसी, तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा भीतर में। और जब तक जहां से स्टार्ट होगी और जब तक परिनालिका पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक सीधा ही चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसके बाद घूमेगा फिर वो। इसलिए परिनालिका के भीतर सारी चुंबकीय बल रेखाएं कैसी बनेंगी? आपस में समांतर। आप एक चीज और मुझे बताइए कि जब बल रेखाएं समांतर होती है तो वहां पर वो फील्ड कैसा होता है? एक समान। इसका मतलब है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है? एक समान। इसको भी याद कर लें। एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का क्या तरीका था? एक प्लस और एक माइनस प्लेट लगा लो, उसके बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र बनता था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का क्या तरीका है? परिनालिका बना लो। परिनालिका आप कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल है। एक चार्ट या कार्डबोर्ड आप ले लीजिए, या चार्ट या कार्डबोर्ड आप ले लो, उसको कैलेंडर की तरह फोल्ड कर दो। कैलेंडर की तरह फोल्ड करने के बाद उसमें कॉपर की एक वायर ले लो और कॉपर की उस वायर को ऐसा लपेट दो पूरे में। पूरे में लिपट गई। दो तार जो निकलेंगे उनको बैटरी के दोनों सिरों से आप जोड़ दीजिए। बैटरी से जोड़ने की वजह से उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बन गई परिनालिका। बस अब वो जो चार्ट या कार्डबोर्ड आपने लिया है उसके अंदर यहां पर जब आप जाएंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो चुंबकीय क्षेत्र ही आज हम निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया अभी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। आप चाहें तो यहां लिख लीजिए, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। ये अभी हमने डिस्कशन किया इसके बारे में। अब अगर बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मालूम करनी है तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ के मुताबिक आपको 4 स्टेप्स पार करनी पड़ेंगी। सबसे पहली स्टेप क्या है बताइए? बिंदु P से गुजरने वाला हमको एक
एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। यहां पर जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो किस तरह का एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा? आंसर है, अभी तक हमने जो 2 आर्टिकल पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में, उसमें तो एम्पीरियन लूप वृत्ताकार बनाए गए थे, लेकिन यहां पर अगर हम वृत्ताकार बनाते हैं तो मुझे हर जगह बी और थीटा की सिमेट्री मिलेगी नहीं। यहां पर हमें जो एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा वो एम्पीरियन, सबसे सुइटेबल एम्पीरियन लूप होगा एक आयताकार लूप। आयताकार लूप में हम क्या करेंगे, आप याद करिए, जब गॉस थ्योरम हम पढ़ रहे थे वहां पर हम वैसे तो ई और थीटा की सिमेट्री लेते थे, पर उसमें आपको एक चीज सिखाई गई थी कि कभी अगर ऐसा हो कि एक सिमेट्री से आपका काम ना चले तो आप 2 सिमेट्री बना लो, 2 से काम न चले 3 सिमेट्री ले लो, 3 से काम न चले 4 सिमेट्री ले सकते हैं आप, ये आप कर सकते हैं। ऐसा ही आज हम यहां पर देखते हैं कि अगर लूप में, सॉरी सोलेनॉइड में, अगर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है तो एक सिमेट्री बी और थीटा की मिले, उससे हमारा काम बन नहीं रहा है, एक सिमेट्री नहीं बन पा रही है यहां पर। उसके लिए हमें एक से ज्यादा सिमेट्री लेनी पड़ेगी, एक से ज्यादा सममितता तैयार करनी पड़ेगी। अब एक से ज्यादा सममितता के लिए हमको एक लूप जो बनेगा एम्पीरियन लूप, वो आयताकार लूप बनेगा। कैसा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिंदु P से होकर जाने वाला एक आयताकार एम्पीरियन लूप बना देते हैं हम। देखो, ये हमने एक आयताकार एम्पीरियन लूप बना दिया ऐसे। ये हमने एक आयताकार एम्पीरियन लूप बना दिया। पॉइंट P जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है, और एम्पीरियन लूप कहां पर है, एम्पीरियन लूप यहां पर है। इसको हम मान लेते हैं, ये पॉइंट को M N O, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं L। ठीक है, L M N O, समझ आ गया आपको? ओके, ये हमने एम्पीरियन लूप बना दिया। ये भी मान लिया कि जो एम्पीरियन लूप है ना, इसकी ये वाली जो लेंथ है ये स्मॉल l है। कैपिटल L हमने क्या मानी है, परिनालिका की पूरी लंबाई, तो स्मॉल l हमने क्या मान ली, एम्पीरियन लूप की लंबाई मान ली, M से L तक का लेंथ मान लिया। यहां नोट कर लेते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला आयताकार एम्पीरियन लूप L M N O चित्रानुसार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने L M N O एम्पीरियन लूप बना दिया। यहां पर एम्पीरियन लूप आयताकार बना हुआ। क्या इसके हर पॉइंट पर B और थीटा की सिमेट्री है? चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले यहां पर जैसे कि मैंने बताया एक सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, एक से ज्यादा सिमेट्री मिलेंगी। देखो, M से L तक के बारे में चेक करिए जरा। M से अगर L तक आप चेक करते हैं, हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक जैसी बिल्कुल। तो B कैसा हो गया यहां पर, एक जैसा।
थीटा के बारे में चेक करिए जरा, थीटा के बारे में। थीटा क्या होता है? वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? अगर ये ऐसी परिनालिका बनी है तो इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र है, अक्ष के अनुदिश हमने लिखा हुआ है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। डीएल की डायरेक्शन क्या है? देखो कहीं पर भी आप चेक कर लो, ये डायरेक्शन किसकी है? बी की। और अगर हम यहीं पर एक छोटा सा चालक खंड बनाएंगे, ये छोटा सा खंड ले लिया, तो उसकी लंबाई भी तो इसी डायरेक्शन पे है, तो बी की दिशा क्या है? ऐसे। और डीएल भी कैसा है? यहां पर ऐसे। तो दोनों के बीच का कोण यहां कितना बन गया? 0। ये 0 डिग्री यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसके अंदर हर जगह थीटा 0 डिग्री है, हर जगह बी कैसा है? सेम, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना है। और हर जगह थीटा कैसा है? सेम। कितना? 0 डिग्री। समझ आ गया आपको? ठीक है। दूसरी चीज देख सकते हैं आप, इस वाली भुजा के लिए देखिए, ये जो M से N वाली भुजा है, इसके लिए देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश। और MN वाली भुजा का जो DL बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस डायरेक्शन पे। दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना है? थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहां के लिए बताओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऐसा। और डीएल कैसा इसका? इस तरह से। यहां भी दोनों के लिए कोण कितना? दोनों के बीच 90 डिग्री। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। इसके लिए अगर आप सिमेट्री चेक करोगे जा करके, अभी आपको मैं बताऊंगा कि यह जो ON भुजा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ही 0 के बराबर आएगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा? 0। तो इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? 0। दूसरी चीज, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अक्ष के अनुदिश ऐसा। और ये ऊपर वाला जो लूप बना है, इसका कोई भी चालक खंड लोगे ऐसा आएगा, दोनों समांतर आएंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री या 180 डिग्री आप मान सकते हो अगर घर से ऐसा मानोगे तो। लेकिन हर पॉइंट पर थीटा कैसा होगा? 0 या 180 डिग्री। तो यहां पर जो हमने लूप बनाया है, एक सिमेट्री से तो पूरा लूप चलेगा नहीं, यहां पर हमने 4 सिमेट्री अलग अलग बनाई है और उनके बेसिस पर ही ये आयताकार एम्पीरियन लूप आपका बनाया गया है। इसके बगैर हमारा काम नहीं बनता। ठीक है। अब LMNO बना बिंदु P से गुजरने वाला आयताकार एम्पीरियन लूप LMNO चित्रानुसार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अभी आप ये बताइए यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? आपने अभी भी बताई हमको, 0 डिग्री। इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के लिए थीटा 90 डिग्री, इसके लिए थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री भी लिया जा सकता है। ठीक है, हमको बी के बारे में पता लग गया, थीटा के बारे में पता लग गया, सिमेट्रीज हमने चेक कर ली हैं। अब दूसरी स्टेप, ये तो पहली स्टेप हो गई, एम्पीरियन लूप बना, सिमेट्री चेक हो गई। दूसरी स्टेप क्या होती है? पूरे लूप के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कैलकुलेट करिए। तो चलिए दूसरी स्टेप पार करते हैं भाई। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, अगर पूरे लूप के लिए आप बनाएंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, और आप यहां पर देख रहे हैं 4 भागों में हमें हल करना पड़ेगा इसको। एक हम इसमें सॉल्व करेंगे एम एल वाले पार्ट में, फिर एल ओ वाले पार्ट में, ओ एन पार्ट में और एन एम पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल फॉर एम एल। देखो m से लेकर के
एल तक वाले पार्ट के लिए बीडीएल का कैलकुलेशन। आपको पूरे लूप की वजह से बीडीएल कैलकुलेट करना है, तो हम एमएल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एलओ के लिए, ओएन के लिए, एनएम के लिए, पूरा लूप कैलकुलेट हो जाएगा। ये करना है मुझे। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कौन से पार्ट के लिए करा जाए? अभी हमने कौन से पार्ट के लिए किया? एम से एल वाले पार्ट के लिए। अब एल से ओ वाले पार्ट के लिए करिए। एल ओ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर ओ एन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर एन एम। ये लाइन आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? पूरे लूप के लिए कैलकुलेट करना है ना, 4 पार्ट में कर दिया, 4 भुजाएं लूप की। अच्छा, एक चीज और, यहां पर हमने सर्कल बनाया है, या कहीं भी सर्कल नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि जब पूरा लूप आप लेंगे तो ये पूरा लूप अगर लेंगे तो जहां से शुरुआत हुई वहीं पर आ गया है, तो पूरा लूप बंद है। लेकिन एक भुजा लेंगे एमएल तो ये बंद तो नहीं है ना, इसलिए यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं लगाएंगे कहीं पर भी। याद रहेगा आपको? और कैलकुलेट करिए बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल का फॉर्मूला क्या होगा? बी डीएल कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे बी इंटू डीएल कॉस, एमएल वाले पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू बताइए। एमएल वाले पार्ट के लिए 0 डिग्री फॉर एमएल। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस एल से ओ तक वाले पार्ट के लिए थीटा का मान बताइए। वेरी गुड। देखो एल से ओ वाले पार्ट में ये भुजा ऐसी है तो इसका डीएल तो ऐसा बनेगा, पर यहां पर भी तो ऐसा है ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहां थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे आप? प्लस यहां पर ओ एन वाले पार्ट पे, ओ एन वाले पार्ट पे आप देखोगे तो बी ही 0 हो जाएगा। जब बी 0 हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा पार्ट ही कैसा हो जाएगा? जब बी ही नहीं रहेगा तो गुणा करने से पूरा 0 हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस एन से एम वाले पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू बताइए। 90 डिग्री। एन से एम वाले पार्ट में डीएल ऐसा है, बी ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री हमने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos 90 0, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू एम से एल वाले पार्ट में cos 0 की वैल्यू 1। देखो बेटा ये कैसा हो गया? 0। ये भी कैसा हो गया? पूरा 0। यही केवल, और ये तो पहले 0 हो गया। क्यों? क्योंकि O से N वाले पार्ट में क्या 0 है? B 0 है। क्यों? अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी आप बस देख लो, 2 लाइन कर ले, इसके बाद हम बताते हैं क्यों 0। cos 0 की वैल्यू 1। B M से L तक B कैसा है? उधर देखो, हमें मत देखो। M से L कहां पर है? परिनालिका के भीतर, और परिनालिका के भीतर हर जगह B कैसा है? एक जैसा। अगर एक जैसा है तो B कैसा हो गया? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा? DL। और ये कौन से पार्ट के लिए है? ML। बाकी सारा का सारा टर्म जितने भी थे क्या हो गए? सब 0 हो गए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू B। क्या आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी? DL क्या चीज है पहले ये बताइए। आंसर है ML वाली भुजा में उपस्थित एक छोटा सा एलिमेंट।
M से L तक की भुजा में उपस्थित कहीं पर भी ले लो एक छोटा सा एलिमेंट dl है ये, लेकिन जब इस dl में इंटीग्रेशन का निशान लग गया तो ml भुजा में इस तरह के जितने भी dl पड़ते हैं उन सब का क्या कर दिया हमने। अब अगर सारी dl को जोड़ दोगे तो ये कितनी के बराबर आ जाएगा, ml के बराबर आ जाएगा पूरा। अरे यहां पर एक dl ये पड़ा, एक और पड़ा, एक और पड़ा, ऐसे जितने भी dl पड़ेंगे सबको आप आपस में क्या कर दो तो क्या निकल आएगा, m से l तक की लंबाई नहीं आ जाएगी। और m से l तक की लंबाई पहले ही हमने कितना मान लिया है, स्मॉल l, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल l लिख सकते हैं। तो हमने क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए कि O से N तक वाला जो पार्ट है इसके प्रत्येक बिंदु पर b 0 है, पर Q 0 है। थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें बेटा। ऐसा ये पूरी की पूरी प्रणालिका यहां पर है, ये तो हम एक सर्कल आपको दिखा रहे हैं, ऐसा एक बगल में, उसके साइड में, उसके साइड में, ऐसे करते करते बहुत सारे फेरे यहां पर बने हुए हैं टोटल। अब ध्यान से जरा देखिए, इसमें ऐसी करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की वजह से यहां पर एक पॉइंट है, देखो प्रणालिका के छल्लों के बिल्कुल बाहर यहां पर बिंदु है, यहीं पर तो चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं हम। अब ये ऐसी करंट जा रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो ध्यान से आप देखो, केवल डायरेक्शन चेक करिए, इस जगह पर दिशा बतानी है आपको मुझे। करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, और यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो अंगूठे को करंट की दिशा में कर दो, उंगलियों को उस बिंदु की तरफ जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है आपको, ऐसा कर देंगे। देखो इसको मैं नहीं पलट रहा हूं, मैं खुद इधर आ गया, ऐसा मैंने अंगूठा किसकी तरफ कर दिया, आई की डायरेक्शन पे, उंगलियां उस तरफ जहां चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है, और ऐसा फोल्ड कर दिया। तो ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें ये जो करंट ऐसा जा रही है इधर की तरफ, इस वाली करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी, ऐसे। ध्यान रहेगा आपको, इस करंट में ये जो करंट फ्लो हो रही है उसमें ये जो ऊपर करंट है इसके ऐसे जा रही है, इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना है, इस डायरेक्शन पे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना है। याद रहेगा आपको, जब करंट ऐसा जाती है यहां से तो ऐसे गुजरती है, पर करंट जब ऐसा जाती है तो नीचे साइड को आप चेक करिए, यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर से अंदर की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे अब इस वाली करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यह करंट किधर की तरफ है, यह थी अंदर से बाहर आपकी तरफ, और ये करंट ऐसे जाके ऐसे आ गई, देखो बाहर से अंदर, अब आपसे दूर जा रही है करंट। अब इसकी वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र बताइए, वहीं पर फिर से हमने हाथ को सेट किया, अंगूठे को करंट की दिशा में कर दिया, और यहां जब ले गए उंगलियों ने किस तरफ हमें बताया, इधर की तरफ। तो यह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की आई। फिर से इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और इस वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे। इसलिए परिनालिका के बाहर अगर आप चले जाएंगे, बाहर, तो यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको। यह परिनालिका है, ये वो लूप बनाया गया है, देखो आयताकार दिख रहा है आपको। परिनालिका के बाहर यहां पर आ गए आप, ये वाली करंट ने यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस दिशा में, पर जब ये छल्ला नीचे से ऐसा गुजरा, ऐसे करंट बही इस पे, तो यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गया। तो इधर वाले मैग्नेटिक फील्ड ने इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, इसलिए इस पॉइंट पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, 0। तो परिनालिका के बाहर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल आपको कहां मिलेगा, परिनालिका के अंदर, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह बात आप समझ गए हैं, नहीं समझ में आई, ठीक। इसलिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 मैं बार बार बोल रहा हूं। यह हमने सेकंड स्टेप पार कर ली भाई। थर्ड स्टेप पे क्या करना होता है, परिनालिका या लूप से गुजरने वाला
नेट वैद्युत धारा कैलकुलेट करनी है आपको। तो एम्पीरियन लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा, ये बैटरी की हमें जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना है और देखें आप कर पाएंगे कि नहीं। एम्पीरियन लूप से घिरी नेट विद्युत धारा, नेट करंट, जरा गौर से देखिएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं चित्र, इसमें लूप कहां है? एम्पीरियन लूप। ये है एम्पीरियन लूप। यहां से देखो, ऐसे देखो, यहां से ये ऐसा आया, फिर ऐसा चला गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसे आ गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। करंट जब इसमें से ऐसे आती है, ऐसा हो करके, इधर से आप देख लें, ऐसे हो करके आती है। लूप तो बस बीच में से निकल के इतना बना हुआ है, नीचे तो लूप नहीं है, नीचे तो ये कनेक्शन दिया है हमने। यहां से जब करंट ऐसे आती है, ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको बता दूं लूप कहां है, इसको याद रख लीजिए। ये यहां से लेकर यहां, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, बस इतना सा लूप है। करंट को गौर से देखिए। ये करंट मान लिया इधर से आ रही है, ऐसे करंट आती है, लूप के अंदर है कि बाहर है? देख के बताओ, लूप के अंदर है कि बाहर है? अरे अंदर है यार। ये लूप यहां से मैंने बोला ना यहां तक है, फिर ऐसा लूप पूरा ही आयताकार। करंट ऐसे आ गई, लूप के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। अब ये करंट छल्ले में से होकर ऐसे जाएगी, तो जब वापस जाएगी करंट, तो वापस कहां से जाएगी? ये लूप के अंदर है कि बाहर आ गई? ऐसे जाएगी। लूप के अंदर है कि बाहर? सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? फिर ये जब ऐसे आएगी, ये देखो, लूप के अंदर है कि बाहर? अंदर। और जब ऐसा पीछे से घूम के जाएगी तो क्या होगा? बाहर से जाएगी। तो आते समय लूप के अंदर रहती है, लेकिन जब ऐसे बाहर जाती है तो लूप के कैसे चली जाती है? बाहर चले जाती है। फिर अगले छल्ले से होकर ऐसे आएगी, तो लूप के कहां पर है? अंदर। लेकिन जब ऐसा पीछे से जाएगी तो फिर लूप के बाहर से निकल जाएगी। अब ये वाली करंट लूप के कैसी है? अंदर, लेकिन ये वाली करंट लूप के बाहर है। फिर ये वाली करंट लूप के अंदर है, ये वाली करंट लूप के बाहर है, ये वाली अंदर है, और ये वाली करंट। आपको कौन सी करंट लेनी है? हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया। यहां से आप देखो ध्यान से, एक कंडक्टर ऐसे आ रहा है आई करंट लेकर के, अंदर से आता है, लेकिन जाता है घूम के तो बाहर से चला जाता है। फिर ऐसे आ गया, बाहर से चला गया। तो इस लूप से गुजरने वाली नेट करंट कितनी हो गई? आई। अगर दो कंडक्टर ऐसे हैं, दोनों में आई और आई करंट है, आते तो अंदर से हैं, लेकिन चले कहां से जाते हैं? बाहर से। उस वक्त इस लूप से घिरी नेट धारा कितनी? 2i। समझ में आ रहा है? तीन कंडक्टर ऐसा आते हैं अंदर से, और घूम के अंदर से ये सब तीनों चले जाते हैं। लूप से घिरी नेट करंट बताइए? वेरी गुड, 0। लेकिन तीन अंदर से आते हैं और बाहर से चले जाए तो 3i। 10 कंडक्टर ऐसा अंदर से आते हैं, लेकिन घूम करके वो सब चले कहां से जाते हैं? बाहर से। तो कितनी करंट हो गई इसके अंदर से? यहां पर ऐसे लूप बने हैं, करंट आती लूप के अंदर से है, लेकिन जब जाती है तो लूप के बाहर चली जाती है। आती अंदर से है, जाती है तो बाहर चली जाती है। तो क्या ये वाली करंट इस वाली करंट को कैंसिल कर पाएगी? करेगी कि नहीं करेगी? आई और ये -i कैंसिल कर पाएंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाली करंट लूप के अंदर है, पर जाने वाली तो लूप के, अगर जाने वाली भी लूप के अंदर होती, फिर ये +i और -i कैसा बना लेते? तब 0 बना लेते। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई
कि जो आने वाली करंट है आई ऐसे आई लेकिन चली गई बाहर से ये, तो 1 आई करंट इसके अंदर से आ गई। अब पूरी कितनी करंट इसके अंदर से गुजर रही है कैसे पता लगाई जाए? तो हमारा ये कहना है कि आप ये पता लगा लो कि कितने छल्ले हैं इस पे, और हर छल्ले में कितनी करंट आ रही बार बार आई। अगर 10 छल्ले होंगे तो 10 आई, 20 छल्ले होंगे 20 आई, 50 सर्कल बने होंगे 50 आई करंट हो जाएगी। बात समझ में आई हमारी? और ये वाली करंट इस वाली करंट को कैंसिल नहीं कर पाएगी। अब आप समझ रहे हैं? तो बताइए, ये लूप यहां से केवल यहां तक बना हुआ है, इतना, ये छल्ले लूप के बाहर है, ये वाले छल्ले भी लूप के बाहर है। हमें तो लूप के अंदर कितने छल्ले हैं वो कैलकुलेट करना है, उसको देखना है। तो क्या आप बता सकते हैं लूप के अंदर कितने सर्कल बने होंगे, कितने फेरे लगे होंगे लूप के भीतर? नहीं आइडिया है? सुनो मैं बताता हूं। 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? स्मॉल एन, स्मॉल एन है। यहां से यहां तक लंबाई लूप की कितनी है? स्मॉल एल। तो इसमें कितने फेरे होंगे इतनी लंबाई तक? स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। भाई 1 मीटर लंबाई में आपने कितने फेरे माने हैं? स्मॉल एन। लूप यहां से यहां कितना लंबा है? तो यहां से यहां तक कितने फेरे हो गए? स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। अब एक फेरे में कितनी करंट है? आई। और यहां से यहां तक टोटल कितने फेरे आए हैं? स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। और एक फेरे में आई करंट है तो टोटल कितनी करंट हो गई? आई इंटू एन इंटू एल। क्या ये वाली बात आप समझ पाए? नहीं समझ में आई? फिर से 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? स्मॉल एन। यहां से यहां तक का लूप कितना लंबा है? स्मॉल एल। तो कुल कितने फेरे पड़ेंगे इतनी लंबाई में? स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। अब एक फेरे में आई करंट है तो इतने फेरों में कितनी करंट होगी? आई इंटू एन इंटू एल। ये टोटल नेट करंट आ गई, और करंट ने एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं किया यहां पर, ठीक है। तो नेट करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है बताइए? एम्पियर का परिपथी नियम अप्लाई कर देंगे अब आप। एम्पियर के परिपथी नियम से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। क्या कैलकुलेट कर चुके हैं? बी इंटू एल आई थी इसकी वैल्यू, तो इसकी जगह पर हम नोट कर लेंगे बी इंटू एल। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट। नेट करंट अभी अभी हमने सॉल्व की है जो कि आई इंटू एन इंटू एल के बराबर आई है। अब इसे वैल्यू पुट कर दी है, अब सॉल्व करके बी आपको निकालना है। आप देखो भैया एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन इंटू आई, ये आ जाएगा। स्मॉल एन यहां पर क्या चीज है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसका फॉर्मूला पहले ही बना चुके हैं, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल। आप चाहें तो इसकी जगह पे वैल्यू लिख दें कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल इंटू आई। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बन गया। तो किसी भी धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र आपको कहां मिलेगा? आंसर है परिनालिका के बाहर। अगर आप खड़े हो जाओगे कहीं पर भी चारों तरफ, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलने वाला है। आपको परिनालिका के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। कितना मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और इस तरह से किसी भी धारावाही परिनालिका के भीतर
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब थोड़ा ध्यान से 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का कैलकुलेशन बायो-सेवर्ट के लॉ से भी करते थे और चुंबकीय क्षेत्र का कैलकुलेशन एम्पियर्स सर्किटल लॉ से भी कर रहे हैं हम लोग। बायो-सेवर्ट का नियम का अगर यूज करके आप परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालने जाओगे तो यह बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन एम्पियर्स सर्किटल लॉ की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना यह बहुत इजी है। देखिए, बस कुछ चंद स्टेप्स सॉल्व करनी पड़ती हैं और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाता है। इसीलिए जब हम बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ रहे थे उस वक्त परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट नहीं किया था हमने, क्योंकि हम जानते थे कि अगर बायो-सेवर्ट के लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो यह बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए रखा। तो आप याद रखिए, काम दोनों प्रमेय का सेम है, दोनों थ्योरम्स एक ही चीज करती है, दोनों लॉज एक ही काम करते हैं, लेकिन एम्पियर के परिपथी नियम का जो काम करने का तरीका है वो बायो-सेवर्ट के नियम से ज्यादा इजी पड़ता है, ज्यादा आसान तरीका है इसके काम करने का। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझे बताइए, बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, एक एक स्टेप आप केवल पार करते जाएं, आपका बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। अभी इसी के जैसा और एक कैलकुलेशन हमको करना है एम्पियर सर्किटल लॉ में, टोरॉइड पढ़नी है। तो टोरॉइड क्या होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा, ये सब बातों का जिक्र हम करेंगे अगली क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।